हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब देखो, पिछली वीडियो थोड़ी लंबी बनी थी क्योंकि उसमें एसएलआर, सीआरआर, क्रेडिट क्रिएशन जैसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स थे। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट्स हो गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। राइट। कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई, और यू कैन से द क्रेडिट सप्लाई। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम पता करेंगे आरबीआई दो तरह की सिचुएशंस होती है। जब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कैश हो, बहुत ज़्यादा जो करेंसी है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हो। दूसरी सिचुएशन, जब हमारी कंट्री में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस है। इन दो सिचुएशंस को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, और यू कैन से जो एक सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स जिससे ये दोनों सिचुएशंस कंट्रोल होती है। दैट इज़, फर्स्ट इज़ द क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड इज़ द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब पहली बात ना, मेरी वीडियोस की थोड़ी स्पीड और मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, तो आप लोग स्लो कर सकते हो स्पीड अकॉर्डिंग टू योर, यू कैन से, द वे यू टेक थिंग्स। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में है वो चीज़। राइट, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ओके। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो टू एक्सपेस सुन रहे होगे, मुझे पता है। ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, हम लास्ट में पढ़ेंगे वो। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर द वंस जो कि है कुछ अच्छी चीज़ है, तो हम उसे अभी बढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉपिंग ऑन टू द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होता है, पहले तो उसकी डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल विच फोकसेस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। इसमें हम डायरेक्टली जो मनी की सप्लाई है इन आर इकोनॉमी, इसको कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट इज द बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करता है टू द कमर्शियल बैंक, टू द प्राइवेट बैंक, जब उस प्राइवेट बैंक को इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट हो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और यू कैन से द आरबीआई। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिस इज आरबीआई, दिस इज अ प्राइवेट बैंक। इस प्राइवेट बैंक को इंस्टेंटली एकदम पैसा चाहिए, और एकदम पैसा चाहिए। किससे चाहिए? आरबीआई से चाहिए, और एज अ लोन पैसा चाहिए फ्रॉम द आरबीआई। अब देखो, अब आरबीआई ने पैसा तो दे दिया इसको, एज अ लोन दे दिया प्राइवेट बैंक को पैसा। अब आरबीआई इसके ऊपर कोई एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंस्टेंट लोन आरबीआई ने किसी प्राइवेट बैंक को दिया, उस पे आरबीआई एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उस इंटरेस्ट को कहा जाएगा बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। इट रेफर्स टू द इंस्टेंट और द इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। इसमें कोलेटरल वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं बात करता हूँ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है। थोड़ा ना मेरी हैंडराइटिंग बेकार है, पर मैं आपको ओरली बता दूंगा कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या क्या मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर सकते हो, अपने बुक के साइड में कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पे इजीली यहीं पे मिल जाए आपको। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बैंक रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, जब आरबीआई लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, उससे क्या होता है? कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे परचेजिंग पावर, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, मतलब परचेसिंग पावर जब कम है, तो उससे क्या होगा? लोग डिमांड चीज़ों को कम करेंगे। अगर जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो मतलब जो चीज़ों का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब चीज़ों का प्राइस कम हो गया तो मतलब हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो गई। ठीक है। ये बैंक रेट आरबीआई कब कब ज़्यादा करता है, कब इंक्रीज़ करता है बैंक रेट? बैंक रेट आरबीआई तभी इंक्रीज़ करता है जब भी कभी कंट्री में इन्फ्लेशन हो। ठीक है। अब बैंक रेट कम हो गया। अब बैंक रेट कम कब होता है? जब हमारी कंट्री में डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन मतलब हमारी कंट्री में पैसा बहुत कम है। ठीक है। अब बैंक रेट कम हो गया तो तब क्या होगा? मतलब यू कैन से आरबीआई अब बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट में बैंक को पैसा प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या होगा? पैसा प्राइवेट बैंक के पास ज़्यादा आ गया। इससे क्या होगा? प्राइवेट बैंक लोन प्रोवाइड करेगा टू द अदर पीपल। अब इससे क्या होगा? मनी सप्लाई हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी तो कंट्री में जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, यू कैन से गुड्स की, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी तो प्राइजेज अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाएंगे, तो डिफ्लेशन की जो हमारी कंट्री में सिचुएशन होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। पहली बात ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली बात कि क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री में। दिस इज़ इन्फ्लेशन, दिस इज़ डिफ्लेशन, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके ऊपर बाद में आता है, पहले हम बाकी सब निपटा देते हैं। अब पहली बात, ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट की पहले तो डेफिनेशन याद रखो। ठीक है। The rate at which RBI offers the short period loan to the commercial bank by the collateral, or you can say by buying the government securities in the open market, is called as the repo rate। बस इतना याद रखो कि इसमें कोलेटरल और यू कैन से सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत होती है, दैट्स इट। ठीक है। रेपो रेट का क्या मतलब है? जब भी कभी
किसी भी प्राइवेट बैंक को आरबीआई से थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर किसी भी लोन की ज़रूरत हो, उसे उस यू कैन से उस लोन पे जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो रेपो रेट कहलाएगा। अब रेपो रेट में, और यू कैन से जो ये शॉर्ट पीरियड का लोन है, इस शॉर्ट पीरियड के लोन में जो हमारा प्राइवेट बैंक है, इसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखना पड़ेगा मतलब कोलेटरल देना रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था इसमें। ठीक है। अब ये कैसे काम करती है, अब मैं आपको बताऊं, ये एग्जैक्टली exactly वैसे काम करती है जैसे हमारा बैंक रेट काम करता है। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली मैं इसी के ऊपर जंप किया। अगर आप वेट अ सेकेंड, अगर आप रेपो रेट, जब भी कभी इन्फ्लेशन है कंट्री में, जब भी कभी इन्फ्लेशन होगी कंट्री में, तो जो आरबीआई है, वो जो रेपो रेट है उसका जो रेपो रेट का यू कैन से जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। अगर रेपो रेट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया, तब इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप पूछेंगे क्यों, वो आप पिछले में अच्छे से रिपीट कर सकते हो। अगेन वही पार्ट उसे रिपीट कर सकते हो, उसमें बस आपने बैंक रेट की जगह रेपो रेट लिखना है। अगेन सेम सेम साइकिल चलेगी। वही बात है, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। वेट, व्हाट इज दिस? रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? मान लो आरबीआई है, आरबीआई के और ये जो देर आर टू पीपल, टू बैंक्स, दिस इज द आरबीआई, ना दिस इज द कमर्शियल बैंक। अब क्या है, जो ये कमर्शियल बैंक है, इसको अब ये पैसा रखता है अपने आरबीआई के पास। कैसे रखता है? जैसे हम लोग रखते हैं बैंक के पास, अपने अपने बैंक में पैसा डालते हैं ना, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो हम अपने अपने बैंक के पास, बैंक के अंदर डाल देते हैं। बैंक हमें क्या इंटरेस्ट देता है। अब देखो, उसी तरीके से जब भी कभी कोई प्राइवेट बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता है, तो आरबीआई भी इन्हें एक इंटरेस्ट पे करता है। अब क्या होता है, जब ये जो ये इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है जो आरबीआई को देना पड़ रहा है टू दिस पर्सन, क्योंकि इस प्राइवेट बैंक ने आरबीआई के पास पैसे रखे हैं, अगर वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो और यू कैन से बहुत सिंपल सी चीज़, जो ये इंटरेस्ट है जो यू कैन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक को देता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर ये रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब आरबीआई जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने लग जाए इसको, अगर आपने कहेगा प्राइवेट बैंक को आरबीआई कि भाई सुनो, आप अपना पैसा हमारे पास रखो, हम आपको इसमें करीब 20% इंटरेस्ट देंगे, तो यार ये लोग तो खुशी खुशी रखेंगे पैसा। ठीक है, खुशी 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 अगर पैसा रखेंगे, तो प्राइवेट बैंक के पास कितना कम पैसा है। अगर प्राइवेट बैंक के पास कम पैसा है, तो वो कंट्री में पैसा भी तो कम ही दे पाएगा। यू कैन से लोन्स के रूप में भी तो जो प्राइवेट बैंक है वो कम ही पैसा दे पाएगा। अगर कम ही पैसा दे पाएगा, तो कंट्री में यू कैन से जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर देखो, मेरी बात सुनते रहना, अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ना वैसे थोड़ा ये मिट गया है। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो परचेसिंग पावर है लोगों की, वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अगर परचेसिंग पावर कम होगी, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे, देयरफॉर इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी। अब देखो, अगर वही बात है, अगर आरबीआई बोलेगा कि देखो ऐसा है ना, कि तुम हमारे पास पैसा रखो या ना रखो, हम तुम्हें ना जो इंटरेस्ट है, जो आप पैसा हमें रखोगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम तुम्हें सिर्फ 4% देंगे। वैसे होता नहीं इतना कम, पर चलो हाँ, हम आप तुम्हें सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ 4% देंगे। यार ये बोलेगा कि तुम्हारे पास क्यों रखो, इससे अच्छा तो हम किसी और को लोन पे दे के, किसी और को हम लोन पे दे के पैसा कमा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। रिवर्स रेपो रेट कम है, तो जो हमारे प्राइवेट बैंक्स है वो आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे। अब आरबीआई के पास पैसा कम आ रहा है, तो जो हमारा प्राइवेट बैंक है उसके पास पैसा बहुत सारा है। अब उस बहुत सारे पैसे से वो क्या कर रहा है हमारा प्राइवेट बैंक, वो आम आदमी के बीच में लोन बांट रहा है। अब लोन बांटने का क्या मतलब है, जो आम आदमी है उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ गई तो मतलब परचेजिंग पावर भी अल्टीमेटली बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो मतलब जो डिफ्लेशन थी कंट्री में, वो कंट्रोल में आ गई। ओके। ये सब कुछ सेम चीज़ लिखी है, बस मैंने देखो, इस जो पूरा हमारा टॉपिक है ना, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, रिवर्स रेपो रेट की, और ये जितनी भी सारी ये टर्मिनोलॉजीज है, इनके डेफिनेशन। और दूसरा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दैट्स इट। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि कुछ ऐसा पैसा जो आरबीआई डिमांड करता है कि हमारे पास रखो। ठीक है, पहली बार डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी अपने एग्जाम में। ठीक है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद आरबीआई। कुछ ऐसा पैसा जो आरबीआई के पास ज़बरदस्ती रखना पड़ेगा। अब ये कैसे चलता है, इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहली बात, अब हम बात करेंगे एसएलआर की। एसएलआर क्या है? Even bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of the liquid assets। कुछ ऐसे यू कैन से, जो हमारा प्राइवेट बैंक है, उसको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ेगी। लिक्विड मतलब कैश, गोल्ड एंड अन, आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ड इज, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है।
मतलब बस आपने इतना ही याद रखना, कैश और गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ेगा, बाकी सिक्योरिटीज़ वगैरह मतलब मेन इसमें दो ही है, कैश एंड गोल्ड, ठीक है। ओके, इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड एसेट्स, वही बात है, लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ेगा। एसएलआर और सीआरआर मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया दोनों क्या क्या चीज़ है। अब ये दोनों किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के कंट्रोल करती है, कैसे। अब देखो एसएलआर की जगह आप सीआरआर भी लिख सकते हो, ये मतलब मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ, CRR, ठीक है। यहाँ पे CRR होगा, यहाँ पे भी मैं CRR लिख दूंगा, CRR। अब ये क्या सिचुएशन है, ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है। और जो ये वाली सिचुएशन है ये क्या है, डिफ्लेशन की, जो हम अभी नीचे बढ़ेंगे। अब देखो, अच्छा इसको इंक्रीज कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया, ये सेम चलेंगे, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, जब भी कभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी, बैंक क्या करेगा। जो हमारा सेंट्रलाइज्ड बैंक, जो हमारा आरबीआई है, वो सीआरआर और एसएलआर के रेट बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। सीआरआर और एसएलआर क्यों हाई कर देगा, अगर सीआरआर और एसएलआर ज़्यादा मतलब अगर आरबीआई ज़्यादा पैसे रखने लग गया अपने पास, और लिक्विड फॉर्म में प्राइवेट बैंक को बोलने लग गया कि लिक्विड फॉर्म में आप ज़्यादा अमाउंट रखो, तो वो लोन का जो मतलब अब वो कम पैसे को लोन में बांट पाएगा। अगर कम पैसे को लोन बाढ़ में बांट पाएगा, अगेन वही कहानी शुरू हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, देयरफॉर इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। अब वही बात है, अब हमारी कंट्री में डिफ्लेशन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। अब आरबीआई को चीज़ें थोड़े यू कैन से इक्विलिब्रियम रेट पे लानी है। अब वो क्या बोलेगा प्राइवेट बैंक को, प्राइवेट बैंक के लिए वो क्या कर देगा, जो सीआरआर और एसएलआर है उसके रेट कम करने लग जाएगा। आरबीआई बोलेगा कि भाई देखो, अब तुम्हें सीआरआर के रूप में हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा कम अमाउंट देना पड़ेगा, और एसएलआर के रूप में तुम्हें अपनी तिजोरी में बहुत ज़्यादा कम पैसा रखना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, अगर अब जो हमारे प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादा पैसा लोन में बांट पाएगा। लोन में बांट पाएगा तो क्या मतलब है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, देयरफॉर द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। और देखो उससे क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे, और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, दैट आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन। अब तक क्वांटिटेटिव पढ़े, क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव का डेफिनेशन क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकसेस ऑन द सिलेक्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सिर्फ एक आध सिलेक्टर की एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात होती है, नॉट अबाउट द एंटायर थिंग, ठीक है। अब देखो इतना वैसे दोनों की डेफिनेशंस आती नहीं है कि क्वांटिटेटिव को कौन सा होता है, यू कैन से क्वालिटेटिव कौन सा होता है, ये डेफिनेशन मैंने आज तक देखी नहीं। बट जो चीज़ पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि पहली बात तो डेफिनेशन बताओ, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यू कैन से बस ये क्वेश्चन आएगा कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के पहली बात तो कंपोनेंट्स बताओ, उनकी डेफिनेशन बताओ, और शो हाउ द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर कंट्रोल विद द सब पार्ट्स ऑफ द क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यही सब पॉइंट्स आते हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, द मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड। अब कोलेटरल आपने सुना है, जो चीज़ आपको बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपकी एक लैंड है, यहाँ पे अच्छे से मैं चलो इसी को बता देता हूँ आपका। सपोज अ पर्सन मॉर्गेजेस हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख, फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख। द मार्जिनल, देखो सीधी सी बात है, एक एक आदमी को लोन चाहिए, कितने का लोन चाहिए, 80 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। 80 लाख का लोन चाहिए, उसने अपना 1 करोड़ का घर गिरवी रख दिया। अब 1 करोड़ का ही क्यों रखा, 80 लाख का ही घर क्यों नहीं रखा, ये बैंक ने बोला था। जो हमारा प्राइवेट बैंक है, सॉरी जो हमारा आरबीआई है, उसने ये चीज़ डिसाइड की होती है, और यू कैन से जितने भी सारे प्राइवेट बैंक हैं उनको कह रखा होता है कि भाई देखो, जब भी कभी कोई बंदा एक 80 लाख का लोन मांगने आए, उससे हमेशा 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी है। क्यों रखवानी है, जो ये बीच का गैप है हमेशा ये 20 लाख का होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आरबीआई ने स्पेसिफिकली जो कमर्शियल बैंक है इनको इंस्ट्रक्शन दिया, जो ये गैप है ना बीच का, ठीक है, जितने का लोन है और जितने अमाउंट की उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, वो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 लाख होना चाहिए, आरबीआई ने अभी डिसाइड किया। अब ये किस सिचुएशन में होगा, मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसमें कितना है, 20 लाख है, ठीक है। अब मान लो एक सिचुएशन होगी जिसमें आरबीआई बोलेगा प्राइवेट बैंक को कि देखो, अगर ये आदमी को 80 लाख का लोन चाहिए, तो इसकी जो मार्जिनल तो जो इसकी प्रॉपर्टी है जो गिरवी रखनी है, उसकी वैल्यू सिर्फ 90 लाख होनी चाहिए। अब कितना डिफरेंस है, जितना लोन दिया और जितने की चीज़ गिरवी रखी, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज अबाउट सिर्फ 10 लैक्स, ठीक है।
अब देखो, जो ये सेकंड वाली सिचुएशन है, इसमें क्या हो, जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट थी इस सिचुएशन में कम थी। जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें 1 करोड़ का घर गिरवी और मॉर्टगेज करना पड़ रहा है फॉर 80 लाख लोन, इसमें जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, ज़्यादा थी। ठीक है। अब बात करेंगे हम इसमें वापस यहीं पे, इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में, और यहाँ पे इस सिचुएशन में डिफ्लेशन है हमारी कंट्री में। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, जो मार्जिनल रेट है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, और ये से 80 लाख के लोन के लिए आपको 1 करोड़ गिरवी रखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने का क्या मतलब है, कम लोग लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सबके पास नहीं होती है। ठीक है। तो कम लोग लोन लेंगे, तो मतलब कम लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी, वापस वही कहानी, प्राइवेट परचेजिंग पावर कम है, डिमांड, परचेजिंग पावर से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्राइजेस कम हो जाएंगे, प्राइजेस कम होने का क्या मतलब, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब रही बात इसकी डिमांड की, वेट ना सॉरी, डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो गई, 80 लाख के लोन के लिए अगर आपको सिर्फ 90 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ रही है, इससे क्या होगा, आप ज़्यादा लोन लोगे। ठीक है, ज़्यादा लोन कैसे लोगे, मतलब ज़्यादा लोन लेने का क्या मतलब, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिफ्लेशन वाली जो हमारी सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। अगेन, रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट, रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ द credit quotas for the different business activities. Rationing of the credit is introduced when the supply of the credit is to be checked. अब देखो, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि देखो, मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, हाँ एग्रीकल्चर ही करता है, कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सिर्फ आपको इस साल इतने ही लोन देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर में आपको इस पूरी साल सिर्फ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अगैन प्योर एग्जाम्पल, आपको एग्रीकल्चर में इस साल सिर्फ 10 लाख के लोन देने हैं। 10 लाख से आप 1 रुपये ज़्यादा का आप लोन नहीं दे सकते। अगर आरबीआई ने ये चीज़ अनाउंस कर दी, इससे क्या होगा, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इस जो जिसमें अप्रूव हुई, इसका क्या मतलब, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज, और यू कैन से 10 लाख वाला जो अभी फॉर्मूला था, आरबीआई ने जो डिसाइड किया कि इस साल सिर्फ आप 10 लाख के लोन दे सकते हो, ये यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है। ठीक है, अगर ये चीज़ हो गई तो इससे क्या मतलब होगा, एग्रीकल्चर में जो लोन है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगा। बहुत ज़्यादा कम जाएगा का क्या मतलब है, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है जब कंट्री में डिफ्लेशन आ गई, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई मार्केट में, तब क्या कहेगा आरबीआई, आरबीआई बोलेगा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट रहने दो और तुम पैसे बढ़ना शुरू करो, ताकि जो प्राइस है वो एक इक्विलिब्रियम पे तो आ जाए कम से कम। अब देखो, इक्विलिब्रियम पे आने का क्या मतलब है, अब आपने लोन बांटने शुरू कर दिए, लोन बांटने शुरू कर दिए विदाउट एनी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब आप कुछ नहीं कह रहे कि भाई एग्रीकल्चर में 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो आपकी सारी कंडीशंस थी ये सारी हट जाएंगी, और आप खुलेआम लोन बांट पाओगे। प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट बैंक खुलेआम लोन बांट पाएगी। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगैन डिफ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। ये लास्ट है, मॉरल सुएशन, ये बहुत ज़्यादा चुन्नू मुन्नू सा पॉइंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। ये बोलेगा, अब मान लो इन्फ्लेशन आ गई कंट्री में, आरबीआई क्या बोलेगी, आरबीआई बोलेगी भाई साहब सुनो, आपको कम लोन बांटना चाहिए। ये बस एडवाइस होगी, ये या तो फिर प्रेशर होगा, प्रेशर करेगी आरबीआई, या तो फिर सिर्फ एक सजेशन देगी, प्यारा सा सजेशन कि प्लीज़ लोन आप कम दो थोड़े। अब देखो, दूसरी सिचुएशन क्या है, डिफ्लेशन होगी कंट्री में। डिफ्लेशन मतलब चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए, अब वापस इक्विलिब्रियम रेट पे लाना है आपने। आरबीआई क्या बोलेगी इसको, हाँ प्राइवेट बैंक को, सुनो लोन बांटना शुरू करो। ठीक है, तुम्हें लोन बांटने चाहिए, और ज़्यादा लोन बांटने चाहिए, या तो फिर प्रेशराइज करेगी, या तो फिर उन्हें बोलेगी तुम्हें लोन ज़्यादा बांटने ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, मॉरल सुएशन मतलब कि आप लोगों को एक, यू कैन से मॉरल सपोर्ट दे रहे हो, यू कैन से बस डांट रहे हो। ठीक है, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे इनके अगेंस्ट, बस तुम्हें एक एडवाइस टाइप दे रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे स्टार्ट करते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, use a hypothetical numerical example and explain the process of the credit creation of the by the commercial bank। जो मैंने पूरा क्रेडिट क्रिएशन का जो पैराग्राफ था और एक टेबल था वो सारा आपने बनाना है, और उसे पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है विद द CRR एंड दिस एंड दैट सब कुछ। ठीक है, ओके, नाउ विच इज द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ नोट इशू फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। आपको एक्सप्लेन करना है जो जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो नोट इशू करता है, उसे जस्टिफाई करो, बताओगे कि क्यों करता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये वो सो पूरा पैराग्राफ था हमारे पास वहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये अगेन एक PYQ है,
ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इसको भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। बैंक, यू कैन से एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एज द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। एलेबरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो यू कैन से क्रेडिट कंट्रोल हम मैंने अभी अभी इसी वीडियो में जो सारा कवर किया उनमें से कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट है उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ द बैंक रेट। अब बैंक रेट को आपने एक्सप्लेन करा, बैंक रेट के थ्रू किस तरीके से एक जो हमारा आरबीआई है और यू कैन से द सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें भी बैंक रेट की बात हो रही है, दोनों सेम क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे और का यूज़ किया, ठीक है, सिंपल सी चीज़। हाउ डज अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट बाय द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट, ओ शिट, ओ सॉरी, माय गॉड। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो अच्छा मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी तो हमने करना था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक द नेशनल। देखो, कई बार ना मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखना पड़ेगा हमें, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। ये तो अच्छा है, मुझे याद आ गया कि ये भी पढ़ाना था, क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। मान लो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई तो आरबीआई क्या करेगा, जो सारी कुछ सिक्योरिटीज़ और यू कैन से कुछ एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, इसमें क्या बोलती है आरबीआई, आरबीआई बोलती है कि भाई सुनो, अपना जो पैसा है वो मुझे दो, मुझे तुम जब पैसा दोगे तो इसके बदले तुम जब इस पैसे को 2 4 साल 5 साल बाद जब इस पैसे को निकालोगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ हम तुम्हें देंगे। और आप सोच रहे होगे कि लोग क्यों क्यों क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप सर, ये तो बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है कि कोई लोग बेवकूफ़ थोड़ी है जो अपना आरबीआई के पास पैसा देंगे। आरबीआई के पास लोग सीरियसली पैसा देते हैं क्योंकि जो आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट होता है, तो लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई होता हुआ देखने की चाह में आरबीआई के जो ये बॉन्ड्स है वो खरीद लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि सॉवरन गोल्ड के सॉवरन बॉन्ड्स जो आरबीआई इशू करता है, जो जितने जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं इनको ये चीज़ें पता होगी। तो वही चीज़ अगेन, तब देखो मान लो कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आरबीआई क्या करना चाहता है, आरबीआई जो कंट्री में जितना सारा पैसा है उसे वापस लेना चाहता है। अब वो कैसे लेगा, आरबीआई इशू करेगा कुछ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स को कैसे इशू करने का मतलब क्या है, उन बॉन्ड्स को बेचेगा, बेचने का क्या मतलब है, अब जब बेचेगा तो लोग अपना पैसा वापस आरबीआई को देंगे, आरबीआई को पैसा दे रहे हैं तो क्या मतलब हो रहा है कि मनी सप्लाई कंट्री में कम हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, उससे क्या होगा, डिमांड कम होगी, उससे क्या होगा, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में कंट्रोल हो जाएगी। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती है, अब आपको जो रेट है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आना है। आरबीआई क्या करेगी, जो आरबीआई ने पुराने टाइम में सिक्योरिटीज़ खरीदे उसे बेचना शुरू कर देगी आरबीआई। आरबीआई उसे बेचना क्यों शुरू करेगी, अब ताकि जो पैसा है वापस लोगों के हाथ में तो आ जाए। अब लोगों के हाथ में आएगा तो पैसा क्या होगा, लोगों का जो मनी सप्लाई है पूरी कंट्री में वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएंगी, उससे क्या होगा, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने जो बॉन्ड्स लिए थे वो वापस लोगों के पास दे दिए विद अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डिमांड है चीज़ों की, एक सेकंड रुको, ओके, जो डिमांड है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मतलब जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ जाएगा तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। देखो ये मैंने आपको सिचुएशन में बता दी। अब दिस इज द डेफिनेशन जो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये पॉइंट याद रखना है आपने। सिक्योर, यू कैन से सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई, कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, किसके बिहाफ में कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ में कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल एंड ऑफ द चैप्टर। ये तो अच्छा है मुझे ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट मिल गया, वरना आप लोग रह जाते हैं, कमेंट सेक्शन में पढ़ना पड़ता है मुझे ये सब कुछ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचता है, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ द रेपो रेट। रेपो रेट में मैंने बता दिया क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर मेथड बताना है किस तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है हमारा रेपो रेट। So finally, this is the end of the video. Thank you for watching the video. If you think this video was helpful, make sure to like. So yeah, students, that's the end. Bye bye, guys.